पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत में एलपीजी सप्लाई को लेकर दबाव बढ़ने लगा है। लेकिन यह सिर्फ रसोई गैस की कहानी नहीं है। ऊर्जा संकट का असर खाद्य, डीजल और परिवहन के जरिए सीधे खेती की लागत तक पहुंच सकता है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसकी असली कीमत भारत के किसान को चुकानी पड़ सकती है। अब समझते हैं कि इस पूरे संकट का खेती किसानी से क्या कनेक्शन है। नमस्कार, न्यूज पोर्टली के साप्ताहिक एग्री बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस शो में हम शनिवार से शुक्रवार के बीच खेती किसानी से जुड़ी जरूरी खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। यहाँ आपको मिलेंगी पिछले हफ्ते की अहम कृषि खबरें, आने वाले सप्ताह के बाजार भाव और मौसम से जुड़ी अहम जानकारियां। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आप यह वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें। अब खबरें विस्तार से देखते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिकी युद्ध ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। इसी तरह भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर खतरे की घंटी बजने लगी है। देश में एलपीजी सप्लाई को लेकर दबाव की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन यह सिर्फ रसोई गैस की कहानी नहीं है। असल सवाल यह है कि अगर यह संकट लंबा चला तो इसका असर भारत की खेती, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और करोड़ों किसानों पर कितना बड़ा पड़ सकता है। क्योंकि भारत की खेती की रीढ़ यानी खाद, डीजल और परिवहन, इन तीनों का सीधा रिश्ता ऊर्जा से है। भारत आज दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी उपभोक्ताओं में से एक है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के आंकड़ों के मुताबिक 2024-25 में भारत की एलपीजी खपत लगभग 30 से 31 मिलियन टन रही और घरेलू उत्पादन लगभग 13 से 14 मिलियन टन के बीच रहा। यानी देश की करीब 55 से 60% एलपीजी जरूरत आयात से पूरी होती है। भारत की इस आयातित एलपीजी का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब, कतर, यूएई और कुवैत जैसे खाड़ी देशों से आता है। यानी पश्चिम एशिया में संकट का सीधा असर भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है। ऊर्जा विशेषज्ञों के मुताबिक भारत के लिए सबसे बड़ा जोखिम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री ऊर्जा मार्ग है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का व्यापार और 1/3 समुद्री तेल आपूर्ति इसी रास्ते से गुजरती है। भारत के लिए इसका महत्व और भी बड़ा है। अनुमानों के मुताबिक भारत की 80% एलपीजी सप्लाई, लगभग 40% कच्चा तेल और बड़ी मात्रा में एलएनजी इसी रास्ते को पार करके भारत पहुंचती है। अगर यह तनाव लंबा खिंचता है या रास्ता बाधित रहता है तो भारत की ऊर्जा सप्लाई पर बड़ा संकट आ सकता है। ऊर्जा संकट का सबसे बड़ा असर पड़ता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पे। भारत की खेती का सबसे अहम इनपुट है यूरिया। भारत दुनिया में यूरिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के मुताबिक भारत हर साल लगभग 35 मिलियन टन यूरिया का इस्तेमाल करता है। इसमें से करीब 70% उत्पादन देश में होता है, लेकिन इसका उत्पादन पूरी तरह नेचुरल गैस पर निर्भर है। यूरिया बनाने की लागत का लगभग 70 से 80% हिस्सा गैस की कीमत से जुड़ा होता है। यानी अगर गैस महंगी होती है तो यूरिया उत्पादन महंगा हो सकता है। भारत की गैस जरूरत का बड़ा हिस्सा भी आयात से पूरा होता है। ऊर्जा मंत्रालय के अनुमानों के मुताबिक भारत की कुल गैस खपत का करीब 45 से 50% हिस्सा एलएनजी आयात से आता है। इस एलएनजी का बड़ा हिस्सा भी कतर और अन्य खाड़ी देशों से आता है। यानी पश्चिम एशिया में संकट सीधे भारत के फर्टिलाइजर उद्योग को प्रभावित कर सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बजट के आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 में फर्टिलाइजर सब्सिडी लगभग 1.88 लाख करोड़ रुपए रही, और अगर गैस महंगी होती है तो यूरिया की लागत और बढ़ेगी। ऐसे में सरकार के सामने दो ही विकल्प बचते हैं, या तो वह सब्सिडी बढ़ाएगी या किसानों की लागत बढ़ने देगी। दोनों ही स्थितियां अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाती हैं। ऊर्जा संकट का दूसरा बड़ा असर पड़ता है कच्चे तेल पर। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 से 90% कच्चा तेल आयात करता है। अगर पश्चिम एशिया संकट के कारण तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो डीजल महंगा होना तय है, और भारत की खेती का बड़ा हिस्सा अभी भी डीजल आधारित है।
भारत में खेती के कई अहम काम ऊर्जा पर निर्भर हैं, जैसे ट्रैक्टर और हार्वेस्टर, सिंचाई पंप, फसल की ढुलाई, कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन। यानी तेल और गैस दोनों की कीमत बढ़ने का असर खेती के कुल लागत पर पड़ता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के मुताबिक भारत में लगभग 14.6 करोड़ किसान परिवार हैं। इनमें से बड़ी संख्या ऐसे किसानों की है जो पूरी तरह बाजार से मिलने वाली खाद और ईंधन पर निर्भर है। इसलिए ऊर्जा संकट का असर सीधे भारत के करोड़ों किसानों और उनके जेब पर पहुंच सकता है। अगर फर्टिलाइजर और तेल महंगा होता है तो खेती की लागत बढ़ती है, और जब खेती की लागत बढ़ती है तो आखिरकार उसका असर खाद्य महंगाई पर भी पड़ता है। यानी पश्चिम एशिया से शुरू हुआ संकट भारत के खेतों से गुजरते हुए आखिरकार आम आदमी के थाली तक पहुंच सकता है। ईरान संकट को सिर्फ एक भू राजनीतिक टकराव की खबर मानना भूल होगी। यह संकट अगर लंबा चलता है तो इसका असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य उद्योग, खेती की लागत और खाद्य महंगाई चारों पर दिखाई दे सकता है। और यही वजह है कि इस संघर्ष की गूंज दिल्ली की नीति से लेकर भारत के खेतों तक सुनाई दे सकती है। महाराष्ट्र के कोंकण और कर्नाटक के धारवाड़, बेलगावी और हावेरी क्षेत्रों में उगने वाले मशहूर अल्फांसो आम के निर्यात पर इस बार अनिश्चितता के बादल हैं। पिछले एक दशक से वहां के किसान दुबई, ईरान, कुवैत और अन्य खाड़ी देशों को आम भेजते रहे हैं, लेकिन इस साल मांग धीमी पड़ने से निर्यात को लेकर चिंता बढ़ गई है। किसानों के अनुसार हर साल वसई और सूरत के व्यापारी जनवरी में ही बागान बुक कर लेते थे और गोवा बंदरगाह के जरिए आम मध्य पूर्व भेजे जाते थे, लेकिन इस बार व्यापारी बागान देखने के बाद भी एडवांस देने वापस नहीं आए। पिछले सीजन में यहां से करीब 300 मीट्रिक टन आम का निर्यात हुआ था। मैंगो ग्रोवर्स एसोसिएशन का कहना है कि अब अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे नए बाजारों में निर्यात बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस साल उत्पादन थोड़े कम होने के कारण घरेलू बाजार में मांग बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। महाराष्ट्र के केके स्टार्स के बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर सौरभ जायसवाल के मुताबिक सबसे बड़ी चुनौती लॉजिस्टिक बनी हुई है। समुद्री और हवाई दोनों शिपमेंट प्रभावित हैं। उनका कहना है कि संकट के कारण कार्गो स्लॉट मिलना मुश्किल हो गया है और फ्रेट दरें तेजी से बढ़ रही हैं। अगर हालात जल्दी से नहीं सुधरे तो किसानों और निर्यातकों का अनुमानित निर्यात लक्ष्य पूरा करना मुश्किल हो सकता है, जिसका असर किसानों, पैक हाउस और पूरी सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। इस संकट से जुड़ी एक और खबर देखते हैं। देश के कई हिस्सों में तरबूज की कीमतें अचानक गिरकर 6 से 7 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध और उससे प्रभावित निर्यात माना जा रहा है। दरअसल भारत में हर साल बड़ी मात्रा में तरबूज कतर, यूएई, बहरीन और ओमान जैसे खाड़ी देशों को निर्यात किया जाता है। खासकर रमजान के दौरान इन देशों में तरबूज और खरबूजे की मांग बढ़ जाती है, लेकिन इस बार पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और शिपमेंट में आई रुकावटों की वजह से निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। निर्यात रुकने का सीधा असर यह हुआ है कि जो तरबूज विदेश जाने थे वे अब देश के स्थानीय मंडियों में पहुंचने लगे हैं। अचानक बढ़ी सप्लाई के कारण बाजार में दाम तेजी से गिर गए। दिल्ली की आजादपुर मंडी के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में तरबूज का थोक भाव करीब 3,275 रुपये प्रति क्विंटल था, जो मार्च में गिरकर 2,300 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास पहुंच गया है। यानी लगभग 29% की गिरावट हुई है। उधर तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के करीब 2,120 करोड़ मूल्य का आम पल्प निर्यात संकट में पड़ गया है, क्योंकि समुद्री शिपमेंट बाधित हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 800 कंटेनर अल्फांसो आम पल्प, जिनकी कीमत करीब 120 करोड़ रुपए है, समुद्र में फंसे हुए हैं, जबकि करीब 2 लाख टन का पल्प, जिसकी कीमत लगभग 2,000 करोड़ रुपए है, स्थानीय फैक्ट्रियों में पड़ा हुआ है और निर्यात का इंतजार कर रहा है। कृष्णागिरी भारत के बड़े आम उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। यहाँ हर साल करीब 8 लाख टन आम का उत्पादन होता है, जिनमें से लगभग 4 लाख टन आम को 23 फैक्ट्रियों में पल्प में प्रोसेस किया जाता है। इस पल्प का करीब 50% हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, इटली, रूस, चीन और खाड़ी देशों को निर्यात किया जाता है। हालांकि मौजूदा युद्ध के कारण दुबई, ओमान, कतर जैसे प्रमुख ट्रांजिट बंदरगाहों के रास्ते बाधित हो गए हैं, जिससे जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है और निर्यात लगभग रुक सा गया है। आम पल्प उद्योग से जुड़े कारोबारियों का कहना है फरवरी से अप्रैल के बीच का जो समय होता है, इस कारोबार का पीक सीजन होता है।
लेकिन युद्ध के कारण पूरा व्यापार प्रभावित हो गया है। इसके चलते किसानों को भुगतान में देरी हो रही है और फैक्ट्रियों पर बिजली बिल और बैंक कर्ज चुकाने का दबाव बढ़ रहा है। उद्योग से जुड़े लोगों ने सरकार से कर्ज पर ब्याज में राहत, बिजली बिल पर छूट और नुकसान की भरपाई जैसे कदम उठाने की मांग की है, ताकि इस संकट से पूरे कारोबार और किसानों को राहत मिल सके। बात अगर फलों की हो रही है तो आपको बता दें कि तरबूज ही नहीं, अंगूर और केले की भी बड़ी खेप बंदरगाहों पर अटकी हुई है। ऐसे में आने वाले समय में घरेलू बाजार में इनकी कीमतें काफी गिर सकती हैं और इसका सीधा असर किसानों की कमाई पर पड़ेगा। अब ईरान संकट से इतर कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। यूपी में आलू किसानों का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। किसान अच्छी कीमत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कीमत है कि एक ही जगह कुंडली मारकर बैठी है। आलू किसानों को लेकर अब सियासी खिलाड़ी भी मैदान में उतर आए हैं। 10 मार्च को डिंपल यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने किसानों के लिए उचित मूल्य की मांग को लेकर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। उधर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ही नेता शिवपाल यादव ने अब आलू को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में आलू के गिरते दाम किसानों के साथ सीधा अन्याय है। उनका कहना है कि खेत में किसान की मेहनत सोना उगाती है, लेकिन बाजार में उसे मिट्टी के भाव बेचना पड़ रहा है। बीजेपी सरकार की नीतियों ने किसानों को लागत से भी नीचे धकेल दिया है। इस दौरान उन्होंने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग उठाई है। राज्य के विपणन मंत्री जय कुमार रावल के अनुसार नासिक और अहमदनगर जिलों से 1 लाख टन से अधिक प्याज मॉरिशस को निर्यात किया जा सकता है। महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है और देश के कुल उत्पादन का 50% से ज़्यादा हिस्सा यहीं से आता है। इसमें से नासिक की हिस्सेदारी काफ़ी बड़ी है, जहां से राज्य के कुल उत्पादन का लगभग 30 से 35% हिस्सा प्याज यहीं से निकलता है। सरकार निर्यातकों को लॉजिस्टिक्स कंपनियों के साथ मिलकर कोल्ड स्टोरेज, परिवहन और क्वालिटी चेक की व्यवस्था कर रही है, ताकि लंबी दूरी के दौरान प्याज की गुणवत्ता बनी रहे और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन हो सके। मॉरिशस को भेजा जाने वाला यह बड़ा शिपमेंट महाराष्ट्र की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत राज्य प्याज के साथ साथ अंगूर और अनार जैसे कृषि उत्पादों के नए अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी विकसित करना चाहता है। अब मौसम का अपडेट लेते हैं। मौसम विभाग के अनुसार मध्य भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में 13 से 16 मार्च के बीच गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिम भारत के गुजरात के कुछ जगहों पर हीट वेव की स्थिति भी बनी रह सकती है। हालांकि इसके बाद तापमान में धीरे धीरे गिरावट आने का अनुमान है। महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्रों में 14 से 17 मार्च के बीच कहीं कहीं बारिश और गरज चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। दक्षिण भारत के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी आने वाले दिनों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम बने रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने किसानों को बढ़ते तापमान को देखते हुए फसलों में हल्की सिंचाई करने की सलाह दी है। गेहूं, चना और सरसों जैसी रबी फसलों में नमी बनाए रखने के लिए सुबह या शाम के समय सिंचाई करना बेहतर रहेगा। सब्जी और बागवानी फसलों में मल्चिंग का प्रयोग कर मिट्टी की नमी को बचाया जा सकता है। पशुपालकों को भी पशुओं को पर्याप्त स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने और उन्हें तेज धूप से बचाने की सलाह दी गई है, ताकि गर्मी के प्रभाव से उन्हें बचाया जा सके। अब किसानों के काम की 2 खबरें देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 18 से 20 मार्च के बीच अंतर्राष्ट्रीय कृषि वन और खाद्य सामग्री सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इसमें देश भर के कृषि जानकार शामिल होंगे। ज़्यादा जानकारी आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहे पोस्टर से मिल जाएगी। इसी तरह चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय खरीफ कृषि मेला आयोजित किया जा रहा है। इस मेले का उद्देश्य किसानों को खरीफ फसलों की नई और उन्नत किस्मों, खेती की नई तकनीकों, कृषि यंत्रीकरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में जानकारी देना है। मेले में कृषि वैज्ञानिक, उद्यमी और निजी संस्थाएं भाग लेंगी और किसानों के लिए फसल उत्पादन तकनीक, कीट व रोग से बचाव, जल संरक्षण, मिट्टी की सेहत, बागवानी, पशुपालन और मधुमक्खी पालन से जुड़ी प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी।